टॉम क्रूज दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स में से एक रहे हैं, जिनके एक्टिंग से ज्यादा एक्शन के लोग बहुत बड़े दीवाने हैं और होंगे भी क्यों नहीं। इन स्टंट्स के पीछे उनकी ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है जो हमारे होश उड़ा देती हैं। पर टॉम क्रूज की लाइफ क्या इतनी ही एक्साइटिंग रही है? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉम क्रूज की लाइफ और करियर की 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट्स। जैसे कि टॉम क्रूज का बचपन आखिर कितना मुश्किल था और बचपन में उन्हें कौन कौन से चैलेंजेस झेलने पड़े थे। अगर टॉम क्रूज एक्टर नहीं होते तो क्या होते? कहाँ मनाया जाता है टॉम क्रूज डे? और क्या रही है टॉम क्रूज की कंट्रोवर्शियल बिलीफ और एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी के पीछे का सच? ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज का जन्म 3 जुलाई 1962 को साइराकूज, न्यूयॉर्क में हुआ था, जहां पर उनका ओरिजिनल पूरा नाम थॉमस क्रूज मपोथर IV है और उनके पिता यानी थॉमस क्रूज मपोथर III एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी मां मैरी ली एक टीचर थीं। उनके अलावा उनकी 3 बहनें भी हैं, जिनका नाम है ली एन, मैरी एन और कैस। ऑफ कोर्स हॉलीवुड में आने के बाद उन्होंने अपने नाम को पूरी तरह से छोटा कर लिया और रख लिया टॉम क्रूज। अब भले ही टॉम क्रूज के नाम में क्रूज हो, बट उनकी लाइफ बिल्कुल भी क्रूज मोड पे नहीं चली थी और एक्चुअली उन्हें अपनी लाइफ नियर पॉवर्टी के अंदर बितानी पड़ी थी, जिसका इल्जाम वो अपने पिता पर लगाते हैं। और वो अपने पिता के लिए मर्चेंट ऑफ केओस, बुली और कावर्ड जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर चुके हैं, क्योंकि उनके पिता बचपन में बहुत ही ज्यादा वायलेंट और उन्हें पीटा करते थे। साथ ही साथ वो मेंटली भी उन्हें काफी टॉर्चर किया करते थे, जिसका असर आज तक है। इवेंचुअली उनके बायोलॉजिकल पिता की मौत साल 1994 में कैंसर से हो गई और उनकी मां ने दूसरी शादी की। बात करें अगर उनकी स्कूल लाइफ की, तो यहाँ पर टॉम क्रूज ने अपने इनिशियल स्कूल के 15 साल के लिए 14 स्कूल्स बदले थे और उनके बचपन का कुछ हिस्सा एक्चुअली कनाडा में बीता था, जहाँ पर उनके बायोलॉजिकल पिता ने कनेडियन आर्म फोर्सेस के अंदर डिफेंस कंसल्टेंट की जॉब ली थी और कनाडा के ऑटवा के रॉबर्ट हॉपकिंस पब्लिक स्कूल के अंदर उन्होंने अपने 4th और 5th ग्रेड की पढ़ाई की थी, जहां पर 4th ग्रेड के अंदर उन्होंने ड्रामा को डिस्कवर किया था। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसा भी दावा करती हैं कि हाई स्कूल तक आते आते टॉम क्रूज एक्चुअली एक रेसलर बनना चाहते थे, लेकिन एक नी इंजरी के चक्कर में उन्होंने एक्टिंग और ड्रामा की तरफ रुझान बढ़ाना चालू किया था। इवेंचुअली 18 साल की उम्र में अपनी करियर की शुरुआत करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क शिफ्ट करने का फैसला किया, जहां पर कुछ समय तक उन्होंने बस बॉय की नौकरी की थी और यहाँ पर वो कई सारे टेलीविजन रोल्स के लिए भी ट्राई आउट किया करते थे। इवेंचुअली उन्हें अपना पहला ब्रेक 1981 की एंडलेस लव मूवी के अंदर मिला और 1981 के अंत से पहले उन्होंने एक और मूवी टैब्स के अंदर एक मिलिट्री कैरेक्टर को प्ले किया, जहाँ पर उनका कैरेक्टर पहले एक बैकग्राउंड कैरेक्टर होने वाला था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस और एबिलिटी को देखते हुए उनके रोल को डायरेक्टर हैरोल्ड बेकर ने एक्सपेंड किया और इसी मूवी से उन्हें पहचान मिलना चालू हुई। जिसके बाद 1983 में फ्रांसिस फोर्ड कपोला की द आउटसाइडर्स और इसी साल रिलीज हुई 2 और मूवीज ऑल द राइट मूव्स और रिस्की बिजनेस ने उन्हें काफी पॉपुलर किया। इवेंचुअली 1986 में मैवरिक की रोल ने उनके स्टारडम की हाइट को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। पर क्या आपको मालूम है कि इसके अलावा भी टॉम क्रूज के करियर की एक और ट्रेजेक्टरी थी जिसे वो फॉलो करना चाहते थे, और वो एक्चुअली एक्टर नहीं बल्कि एक प्रीस्ट बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप पर सेंट फ्रांसिस सेमिनरी स्कूल को भी ज्वाइन किया था, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने इसे छोड़ दिया, जहां पर उनके कुछ क्लासमेट्स मानते हैं कि उन्हें एक्चुअली दारू के साथ पकड़ लिया गया था, जिसके कारण उन्हें इस स्कूल से हटा दिया गया। पर शायद यहाँ पर टॉम क्रूज के मुश्किल बचपन का एक और बहुत बड़ा रीजन था और वो थी उनकी चाइल्डहुड कंडीशन डिसलेक्सिया, जिसके वजह से ही उन्हें बचपन में स्कूल में कुछ भी समझने और सीखने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल महसूस होता था, जिसके कारण वो एकेडमिकली कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए थे। पर इस चीज ने उनके एबिलिटीज और टैलेंट्स को कभी रोका नहीं और उनकी वन ऑफ द एबिलिटीज है कि वो अपने स्टंट्स को खुद करते हैं। पर ऐसा वो करते क्यों हैं? वेल, टॉम क्रूज के हिसाब से मूवी के अंदर जो भी स्टंट्स
या फिर एक्शन सीक्वेंस लिखे जाते हैं वो कैरेक्टर को नजर में रखते हुए लिखे जाते हैं। ऐसे में जब एक्टर अपने कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए वो स्टंट्स खुद ही करता है तो वो स्क्रिप्ट और स्टोरी के लिए काफी ज्यादा जस्टिफाइड फील होता है और कैमरा स्टंट्स में इन्वॉल्व्ड इन एक्टर्स पर काफी अच्छे से फोकस कर पाता है। और इसी बिलीफ की वजह से उन्होंने अपने करियर में कई सारे ऐसे जानलेवा स्टंट किए हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और इसकी भी एक सेपरेट लिस्ट मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर बनाई है, तो डू चेक आउट दिस वीडियो एज वेल। रे-बैन आज दुनिया की टॉप सनग्लास कंपनी है, लेकिन इस कंपनी को भी बंद होने और डूबने से टॉम क्रूज नहीं बचाया था, जहां पर एक्चुअली अपनी मूवी रिस्की बिजनेस से लेकर टॉप गन तक उन्होंने रे-बैन चश्मों का इस्तेमाल किया था, जहां पर टॉप गन के आइकॉनिक मैवरिक के रोल में ये चश्मे काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे, जिसने एक्चुअली रे-बैन की सेल्स को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। डिज्नी की ओरिजिनल अलादीन अगर आपने देखा है तो आप में से बहुत सारे लोग को ये बात शायद नहीं मालूम होगी कि उस समय एक्चुअली टॉम क्रूज के पॉपुलैरिटी को देखते हुए ही डिज्नी ने अपने कैरेक्टर को टॉम क्रूज पे मॉडल किया था, वरना यूजुअली डिज्नी वॉइस एक्टर और सेलिब्रिटीज जो कैरेक्टर्स को वॉइस देते हैं उन्हीं पर उन्हें मॉडल करता है। बट 90s के जमाने में टॉम क्रूज की पॉपुलैरिटी ने डिज्नी को इंस्पायर किया। खैर उनके साथ साथ यहाँ पर क्रिश्चियन बेल को भी टॉम क्रूज ने ही इंस्पायर किया था अपने कैरेक्टर पैट्रिक बेटमैन के लिए, क्योंकि अपेरेंटली क्रिश्चियन बेल को टॉम क्रूज की पर्सनैलिटी में एक नकलीपन देखने को मिला था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने इस कैरेक्टर के अंदर किया। लेकिन इंस्पिरेशन आप कितना ही क्यों न ले लें, आप टॉम क्रूज के टॉयज नहीं बना सकते। यही रीजन है कि आज तक हमें उनके किसी भी कैरेक्टर का ऑफिशियल एक्शन फिगर मर्चेंडाइज देखने को नहीं मिला। लाइकलीनेस को यूज करने की पॉलिसी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे में वो अलाउ नहीं करते टॉय कंपनीज को अपने एक्शन फिगर्स को क्रिएट करने के लिए, और बहुत ही रेयर केसेस में उन्होंने इस चीज की परमिशन दी है। खैर अगर इससे भी वियर्ड फैक्ट सुनना है तो एक्चुअली देयर इज अ टॉम क्रूज डे, जिसे एक्चुअली जापान के अंदर मनाया जाता है, और वो दिन साल में आता है 10 अक्टूबर को, जहां पर 10 अक्टूबर 2006 को इस बात को डिक्लेयर किया गया था जापानीज अथॉरिटीज के द्वारा, जहां पर एक्चुअली हॉलीवुड की मूवी द लास्ट समुराई जापान में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, और इसी के चलते जापान में टॉम क्रूज की फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। खैर ये फैक्ट तो आप में से बहुत सारे लोग को ऑलरेडी मालूम होगा, बट जिन्हें ये फैक्ट नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि एक्चुअली देयर वाज अ टाइम कि जब टॉम क्रूज खुद एक्चुअली आयरन मैन का रोल प्ले करना चाहते थे, और ये बात तब की है जब टोनी स्टार्क / आयरन मैन के राइट्स एक्चुअली 20th सेंचुरी फॉक्स के पास थे, और उन्होंने अपनी तरफ से फॉक्स को इस पर एक मूवी बनाने का सजेशन दिया था। बट अपेरेंटली इस मूवी के अंदर काम करने की उनकी आस्किंग फीस काफी ज्यादा थी, और एक्चुअली स्टूडियो को भरोसा नहीं था कि वो इस लो प्रोफाइल सुपर हीरो को टॉम क्रूज के साथ भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं या नहीं। अल्टीमेटली इसके राइट्स मार्वल के पास वापस चले गए, और मार्वल ने जॉन फेवरियो को इस मूवी को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके लिए यहाँ पर जॉन फेवरियो ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को चुना। वैसे आज भी उड़ती उड़ती खबरें आती रहती हैं कि टॉम क्रूज को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आयरन मैन के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है। अब हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स के कैमियो में हमें आयरन मैन का टॉम क्रूज वाला वर्जन देखने को मिल ही जाए। 1986 में अपने पायलट कैरेक्टर मैवरिक से पॉपुलर होने के बाद टॉम क्रूज ने एक्चुअली इस चीज को रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश की, और उन्होंने 1994 तक पायलट लाइसेंस एक्वायर कर लिया, जिसके कारण वो रेंज ऑफ हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स को उड़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स, और वो एक्चुअली रियल लाइफ में कई सारे प्लेन्स को ओन भी करते हैं, जैसे कि P-51 मस्टैंग, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया गया था। लेकिन टॉप गन मैवरिक आते आते उनके पास रियल लाइफ पायलट लाइसेंस होने के बावजूद भी उन्हें F-16 को उड़ाने नहीं दिया गया था, क्योंकि एक F-16 की कॉस्ट ही लगभग $60 मिलियन के आसपास थी, जिसे प्रोडक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता था डिस्ट्रॉय करना। इसीलिए यहाँ पर प्रोफेशनल एयरफोर्स पायलट्स का इस्तेमाल किया गया था। वहीं पर अगर बात करें टॉम क्रूज के थोड़े से कंट्रोवर्शियल साइड के बारे में, तो टॉम क्रूज का बिलीफ ही थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, जहां पर वो बेसिकली साइंटोलॉजी में मानते हैं, जिसकी शुरुआत अमेरिकन ऑथर एल रॉन हबर्ट से हुई थी, और इसे बहुत सारे लोग एज अ रिलीजन नहीं बल्कि एज अ बिजनेस कल्ट और स्कैम के रूप से भी जानते हैं। खैर इसके चक्कर में टॉम क्रूज को कई सारी कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी थी, और बहुत सारे लोग उनके बिलीफ को ही उनके मिस्टीरियस पर्सनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, जहां पर उनका एक पूरा का पूरा साइंटोलॉजी को लेकर इंटरव्यू 2008 में लीक हो गया था, इसे एक्चुअली यूट्यूब ने हटा दिया था।
जिसे बाद में यूट्यूब पर फिर से अपलोड किया गया। और ऐसा माना जाता है कि साइंटोलॉजी ही बेसिकली टॉम क्रूज के रिलेशनशिप्स और करियर को शुरुआत से ही काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा अगर उनके अचीवमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर टॉम क्रूज के करियर में 417 अवार्ड नॉमिनेशंस मिले हैं, जिसमें से उन्होंने 132 जीते हैं। जहाँ पर 1989 के बॉर्न ऑफ द 4th जुलाई और जेरी मैग्वायर में उनके कैरेक्टर्स के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए एकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था। वहीं पर 1999 में उन्हें मैग्नोलिया में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था, जहां पर वो यहाँ तो नहीं बट बॉर्न ऑन 4th जुलाई और जेरी मैग्वायर और मैग्नोलिया के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा साल 2006 में हॉलीवुड के टॉप 13 एक्टर में से उन्हें नंबर 1 की रैंक मिली थी मोस्ट पावरफुल एक्टर के रूप में, और उसी साल फोर्ब्स ने उन्हें मोस्ट पावरफुल सेलिब्रिटी का भी खिताब दिया था। वहीं पर अगर उनके टिल डेट नेटवर्थ की बात की जाए तो वो अभी अप्रोक्सीमेटली $600 मिलियन के आसपास है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप टॉम क्रूज के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।